आप सुन रहे हैं उपन्यास कुसुम कुमारी। बयान 16वां। भाई वीरसेन की जुबानी ये सब हाल सुनकर रणवीर सिंह तो कुछ सोचने लगे, मगर महारानी कुसुम कुमारी की विचित्र हालत हो गई। रणवीर सिंह ने बहुत कुछ समझा बुझाकर उसे ठंडा किया। कुसुम ने वीरसेन से कहा, तुमने उसे जाने क्यों दिया? रोक रखना था, फिर मैं उसे समझ लेती। रणवीर, नहीं नहीं, इन्होंने उसे जाने दिया सो बहुत अच्छा किया, नहीं तो इन्हीं को झूठा बनाती और अपने ऊपर पूरा शक ना आने देती। अब क्या वह बचकर निकल जाएगी? तुम चुपचाप बैठी रहो, देखो हम लोग क्या करते हैं। कुसुम, अख्तियार आपको है, जो चाहिए कीजिए, मैं किसी काम में दखल नहीं दूंगी। रणबीर, सुनो वीरसेन, अब मैं तुम्हारे साथ बाहर चला जाता हूँ, वहां दीवान साहब को भी बुलाकर कुछ कहूंगा। वीरसेन, बहुत अच्छी बात है, चलिए मगर अपनी ताकत देख लीजिए। रणबीर, अरे कोई हर्ज नहीं, जब तक बेहोश था तब तक बेदम था। अब मैं अपना इलाज आप ही कर लूंगा। क्या आज मकान के अंदर घुसकर बैठे रहने का दिन है? वीरसेन, कभी नहीं। वीरसेन के साथ रणवीर सिंह बाहर आए और दीवान खाने में बैठ दीवान साहब को बुलाने का हुक्म दिया। यह वीरसेन बड़े ही जीवट का आदमी था। इसकी उम्र 20 वर्ष से ज्यादा की नहीं होगी। ये बिना माँ बाप का लड़का था। माँ तो इसकी जापे में ही मर गई थी, यानी जन्म देते ही मर गई थी। और बाप जो यहाँ की फौज का सेनापति था, इसे 3 वर्ष का छोड़कर मरा था। कुसुम कुमारी के पिता ने अपने लड़के के समान इसकी परवरिश की और लिखाया पढ़ाया। लड़कपन से ही वीरसेन का सिपाहियाना मिजाज देख इस फन की बहुत अच्छी तालीम दी गई। मरते समय कुसुम कुमारी के पिता उससे कह गए थे कि कुसुम, तुम इसे अपने सगे भाई के समान मानना। इसके बाप से मुझसे बहुत ही मोहब्बत थी। ईश्वर इच्छा से रणबीर सिंह को देखते ही वीरसेन के दिल में उनकी सच्ची मोहब्बत पैदा हो गई। इनके बहादुराना शान शौकत और हौसले पर वह जी जान से आशिक हो गया था। उदास मुख दीवान साहब भी आज मौजूद हुए। रणबीर सिंह ने मौके मौके से दुरुस्त करके मुक्तसर में वह सब हाल उन्हें कह सुनाया जो कालिंदी के बारे में वीरसेन से सुना था। वह सब हाल सुनते ही दीवान साहब की हालत बिल्कुल बदल गई। गम की जगह गुस्सा आ गया। कुछ सोचने के बाद क्रोध से कांपती हुई आवाज में वीरसेन से बोले, वीरसेन, मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगा अगर उस कम वक्त का सर लाकर मेरे हवाले करोगे। तीनों में देर तक बातचीत होती रही और इस तरह काफी देर बातचीत होने के बाद सभी एक तरफ को रवाना हुए। इधर कालिंदी को पाकर जसवंत बहुत खुश हुआ। सबसे ज्यादा खुशी तो उसे इस बात की हुई कि उसने सोचा कि कालिंदी की सलाह और तरकीब से इस किले को फतह करके कुसुम कुमारी और रणबीर दोनों से समझूंगा। कालिंदी को अपने खेमे में छोड़ पहरे वालों को समझा बुझा और महारानी के जासूस को जो गिरफ्तार किया गया था साथ ले जसवंत घंटा दिन चढ़ते चढ़ते बाले सिंह के खेमे में पहुंचा। उस समय खेमे के अंदर फर्श पर अकेला बैठा हुआ बाले सिंह सोच रहा था। जसवंत सलाम करके बैठ गया। बाले सिंह, आइए आइए, मैं यही सोच रहा था कि आपको बुलाऊं तो कुछ हाल चाल लूं। जसवंत, अरे भाई, मैं खुद हाल चाल साथ लिए हुए आ रहा हूं। बाले सिंह, अरे ये आपके साथ कैदी कौन है? जसवंत, कुसुम कुमारी का जासूस है, वीरसेन के पास जाता हुआ पकड़ा गया। एक चिट्ठी तलाशी लेने से मिली है, लीजिए आप भी पढ़िए। बाले सिंह, सिपाहियों, इस कैदी को ले जाकर हिफाजत से रखो। अरे भाई जसवंत सिंह, इस चिट्ठी में जिस सुरंग की राह वीरसेन को बुलाया है, कहीं उस सुरंग का पता लगता तो बड़ा ही आनंद आता। जसवंत, अरे उसका पता मिलना कोई बड़ी बात है, उस तरफ का एक आदमी आज मुझसे आ मिला है। बाले सिंह, क्या? भाई मुझे खबर लगी है कि महारानी का कोई आदमी तुम्हारे पास आया है, मगर उस पर औरत होने का शक है। जसवंत, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? बाले सिंह, अरे क्या मैं बेफिक्र हूं, खाकर सो रहना ही जानता हूं, अपने काम काज में तुमसे ज्यादा होशियार हूं। एक दफे महारानी की चालाकी ने मुझे धोखे में डाल दिया। इससे ये नहीं समझना चाहिए कि बाले सिंह निपट बेवकूफ है।
कहिए तो उस औरत का नाम तक बता दूं जो आई है। जसवंत, आश्चर्य है, मगर भला कहिए तो कि आपको कैसे मालूम हुआ? बाले सिंह, अरे भैया मेरे ये ना पूछो, मैं अपनी कार्रवाई किसी से नहीं कहने वाला। अपने बाप से तो नहीं कह, तो कहता नहीं, दूसरे की क्या हकीकत है? भाई तुमने जिस काम को हाथ में लिया है उसे करो, आम खाओ, गुठलियां मत गिनो। जसवंत, अरे खैर बताइए ना। अच्छा तो मैं अपनी फौज लेकर सुरंग की राह किले में जाऊंगा। बाले सिंह, भाई खुशी से जाओ और किला फतेह करके आओ। जसवंत, अरे मुश्किल तो ये है कि आपने कुल 5,000 फौज मेरे हवाले की है और 15,000 अपने कब्जे में रख छोड़ी है। बाले सिंह, और नहीं तो क्या, कुल फौज तुम्हें सौंप दूं और आप लंडूरा बना बैठूं? भाई आखिर मैं भी तो अपने को बहादुर और चालाक लगाता हूँ। किले के अंदर ले जाने के लिए क्या 5,000 फौज थोड़ी है? फिर मैं भी तो तुम्हारे साथ ही हूँ। जसवंत, क्या आप भी सुरंग की राह किले में चलेंगे? बाले सिंह, अरे नहीं, तुम जाओ, मैं बाहर का इंतजाम करूंगा। अच्छा अब तुम अपनी फिक्र करो और मैं भी नहाने धोने जाता हूँ। जसवंत वहां से उठकर अपने खेमे में आया और कालिंदी के पास बैठकर बातचीत करने लगा। कालिंदी, कहिए बाले सिंह, से मिलाए? जसवंत, हाँ मिलाया। कालिंदी, मेरे आने का हाल भी उससे कहा होगा? जसवंत, अरे क्या कहना, उसे पहले ही खबर लग चुकी है, बड़ा ही धूर्त है। कालिंदी, बाले सिंह के पास कुल कितनी फौज है और तुम्हारे मातहत में कितनी फौज है? जसवंत, बाले सिंह के पास कुछ यही 20,000 फौज है, मगर मैं 5 ही हजार में का अफसर बनाया गया हूँ। कालिंदी, और बाकी फौज का अफसर कौन है? जसवंत, कहने के लिए तो 2-3 आदमी हैं, मगर असल में वह आप ही उसकी अफसरी करता है। कालिंदी, 5,000 फौज भी अगर तुम्हें और दे देते तो बड़ा काम निकलता। जसवंत, हाँ अगर ऐसा होता तो क्या बात थी, दोनों राज का मालिक मैं बन बैठता। एक बात और है, उसकी फौज में लुटेरे और डाकू बहुत हैं जिनको वह तनख्वाह नहीं देता। हाँ, लूट के माल का हिस्सा देता है। भाई इसी से तो उसने उसने इतनी बड़ी फौज इकट्ठी कर ली है, नहीं तो ये कोई राजा महाराजा तो है नहीं। खैर जो भी हो, मगर मेरी ये 5,000 फौज मुझसे बहुत खुश है। कालिंदी, खैर इस किले को फतेह करके तेजगढ़ के राजा तो कहलाओ, फिर बूझा जाएगा। यही तेजगढ़ अब बेहटा के नाम से मशहूर है, पटना से 11 कोस पश्चिम में है। जसवंत, बस इसी तेजगढ़ के फतेह करने की देर है, फिर क्या बाले सिंह की अमलदारी शीतलगढ़ मेरे हाथ से बचे रहेगी? कालिंदी, अरे भाई खैर देखा जाएगा, मगर बाले सिंह बड़ा ही चालाक है। जसवंत, कुछ न पूछो, उसके मन का हाल तो कभी मालूम ही नहीं होता। अच्छा आज रात को मेरे साथ चलकर उस सुरंग का दरवाजा तो दिखा दो। कालिंदी, बहुत अच्छा, चलिएगा। इतनी ही इतने ही में बाहर किसी ने ताली बजाई। जसवंत बाहर गया और अपने खास अर्धदली के एक सिपाही को देखकर पूछा, क्या है? सिपाही ने कहा, सरकार ने अपने अर्दली के जवानों को यहाँ पहरे के लिए भेज दिया है, अब हम लोगों को क्या हुक्म होता है? जसवंत, अरे यहाँ हमारे खेमे के पहरे पर अपने जवान भेजो, और क्या है? सिपाही, हाँ ठीक है। जसवंत, अच्छा तुम लोग पहरा छोड़ दो, मगर इस खेमे के पास ही रहो। सिपाही, जी बहुत खूब। जसवंत फिर खेमे के अंदर गया। कालिंदी ने पूछा, क्या बात है? जसवंत बोला, एक नया गुल खिला है। कालिंदी, वह क्या? जसवंत, पाली सिंह ने अपने अर्दली के सिपाही यहाँ हमारे पहरे पर मुकर्रर किए हैं। कालिंदी, इसमें जरूर कोई भेद है, तुम कुछ उज्र मत करो। जसवंत, अरे नहीं नहीं, उज्र क्यों करने लगा? क्या मैं इतना बेवकूफ़ हूँ? उसे जरा भी इस बारे में कुछ कहूँगा तो चौकन्ना हो जाएगा और उल्टा बेईमान बनाएगा। मुझे तो इस समय अपना काम निकालना है। आधी रात के समय कालिंदी ने मर्दानी पोशाक पहनी और जसवंत सिंह के साथ खेमे के बाहर निकली। दोनों आदमी निहायत उम्दे अरबी घोड़ों पर सवार हुए और दक्षिण का कोना लिए हुए पश्चिम की ओर चल पड़े।
कालिंदी ने जसवंत सिंह से कहा, आपको सुरंग का मुहाना दिखाने ले तो चलती हूँ, मगर वहां का रास्ता बहुत ही पीहड़ और पेचदार है। जरा गौर से चारों तरफ देखते हुए चलिएगा। जसवंत, अरे कोई हर्ज नहीं, चली चलो बस, मैं इस काम में बहुत होशियार हूँ। कालिंदी, इस भरोसे नहीं रहिएगा, मैं फिर कहती हूँ कि अपने चारों तरफ की निशानियों पर खूब गौर से निगाह करते हुए चलिए। जसवंत, अरे बहुत ठीक। दोनों आदमी लगभग 3 कोस के चले गए। आगे एक छोटा सा नाला मिला, जिसमें पानी तो बहुत कम था, मगर जल तेजी के साथ बह रहा था। दोनों आदमी पार हो किनारे किनारे जाने लगे और थोड़ी दूर तक घूम घुमोवे पर चलकर एक पुराने भयानक शमशान पर पहुंचे। वह रात बाकी थी। चांदनी अच्छी तरह फैली रहने के कारण इधर उधर की चीजें साफ मालूम पड़ रही थी। चारों तरफ फैली पुरानी हड्डियों पर निगाह दौड़ाने से विश्वास होता था कि ये शमशान बहुत पुराना है, मगर आजकल काम में नहीं लाया जाता। पास ही में एक लंबा चौड़ा कब्रिस्तान भी नजर पड़ा, जो एक मजबूत संगीन चारदीवारी से घिरा हुआ था। एक तरफ फाटक था, मगर बिना किवाड़े का। जसवंत सिंह को साथ लिए हुए कालिंदी उस कब्रिस्तान में घुसी और घोड़े पर से उतर कर बोली, बस हम लोग ठिकाने पहुंच गए, आप भी उतरिए। जसवंत सिंह भी घोड़े से उतर पड़ा और दोनों आदमी कब्रिस्तान में घूमने लगे। कालिंदी, आपने इस कब्रिस्तान को अच्छी तरह देखा? जसवंत, हाँ बखूबी देख लिया। कालिंदी, आप क्या समझते हैं कि इन कब्रों में मुर्दे गड़े हैं? जसवंत, जरूर गड़े होंगे, मगर शाबाश, तुम्हारा दिल भी बहुत ही कड़ा है। इस तरह बेधड़क ऐसे भयानक स्थान में चले आना किसी ऐसी वैसी औरत का काम नहीं। कालिंदी, अरे अरे, जो काम औरत से ना हो उसे मर्द क्या करेगा? जसवंत, अरे भाई बेशक, आज तो मुझे यही कहना पड़ा। कालिंदी, हाँ तो आप समझते हैं कि इन कब्रों में मुर्दे गड़े हैं? जसवंत, अरे भाई क्या इसमें भी कोई शक है? कालिंदी, इन कब्रों में से कोई भी कब्र ऐसी नहीं है जिसमें लाश गड़ी हो, सिर्फ दिखाने के लिए कब्रें बनाई गई हैं। इन सभी के नीचे कोठरियां बनी हुई हैं, जिसमें जिसमें समय पर हजारों आदमी छिपाए जा सकते हैं। जसवंत, क्या? तो क्या उस सुरंग का फाटक भी इन्हीं कब्रों में से कोई है? कालिंदी, हाँ ऐसा ही है, मैं उसे भी दिखाती हूँ। जसवंत, तो क्या तुम कह सकती हो कि ये कब्रिस्तान कब्र का बना है? कालिंदी, अरे नहीं, मुझे ठीक मालूम नहीं, मगर इतना जानती हूँ कि सैकड़ों वर्ष का पुराना है। कभी कभी इसकी मरम्मत भी की जाती है। अच्छा चलिए, अब आप आइए, सुरंग का दरवाजा दिखा दूं। जसवंत सिंह को साथ लिए कालिंदी संगमरमर की एक कब्र पर पहुंची और उसकी तरफ इशारा करके बोली, देखिए यही सुरंग का फाटक है, जरूरत पड़ने पर इसका मुंह खोला जाएगा। जसवंत, भाई ये कैसे निश्चय हो कि यही सुरंग का फाटक है? कालिंदी, अच्छा तो क्या मेरी बात पर तुम्हें विश्वास नहीं है? जसवंत, देखो तुम्हारी बात पर मुझे पूरा विश्वास है, मगर मैं ये पूछता हूँ कि तुम्हें कैसे निश्चय हुआ कि यही उस सुरंग का फाटक है, भाई जिसका दूसरा सिरा किले के अंदर जाकर निकला है? कालिंदी, मैंने अपने बाप की जुबानी सुना था और 2-3 दफे उन्हीं के साथ यहाँ आई भी हूँ। जसवंत, क्या तुमने इस दरवाजे को कभी खुला हुआ देखा है? जसवंत, क्या तुमने इस दरवाजे को कभी खुला हुआ भी देखा है? कालिंदी, नहीं, हाँ कई बार अपने पिताजी के साथ यहाँ 2-3 दफे या आई हुई हूँ, या हाँ 2-3 दफे बस। जसवंत, तो हो सकता है कि तुम्हारे बाप ने तुमसे झूठ कहा हो और बच्चों की तरह फुसला दिया हो। इसी समय एक तरफ से आवाज आई, नहीं, बच्चों की तरह नहीं फुसलाया है, बल्कि ठीक कहा है। अभी तक जसवंत और कालिंदी बड़ी दिलावरी से बातचीत कर रहे थे, मगर अब इस आवाज ने, जिसके कहने वाले का पता नहीं था, इन्हें बदहवास कर दिया। घबराकर चारों तरफ देखने लगे, मगर कोई नजर नहीं पड़ा। इतने में दूसरी तरफ से आवाज आई, अगर अब भी निश्चय ना हुआ हो तो मेरे पास आओ। साफ मालूम पड़ता था कि ये आवाज किसी कब्र में से आई है। जसवंत सिंह के रोंगटे खड़े हो गए। कालिंदी थर थर कांपने लगी। जवामर्दी और दिलावरी हवा खाने चली गई। फिर आवाज आई, किसी कब्र को खोद के देख तो सही, मुर्दे गड़े हैं या नहीं।
साथ ही इसकी दूसरी तरफ से खिलखिलाकर हंसने की आवाज आई। भाई अब तो इन दोनों की विचित्र दशा हो गई। बदन का ये हाल कि मानो जड़ैया बुखार चढ़ गया हो। भागने की कोशिश करने लगे, मगर पैरों की ये हालत थी कि जैसे किसी ने नसों से खून की जगह पारा भर दिया हो। हिलाने से जरा भी नहीं हिलते। इन दोनों के घोड़े यहाँ से थोड़ी ही दूर पर थे, मगर इन दोनों की ये हालत थी कि किसी तरह वहां तक पहुंचने की उम्मीद नहीं रही। थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा, कहीं से कोई आवाज नहीं आई। इन दोनों ने मुश्किल से अपने हवास दुरुस्त किए और धीरे धीरे वहां से खसकने लगे। जैसे ही एक कदम चले थे कि बाईं तरफ से आवाज आई, देखो भागने न पाए। इसके जवाब में किसी ने दाहिनी तरफ से कहा, अरे भागना क्या खेल है, बहुत दिनों पर खुराक मिली है। सामने की एक और कब्र से आवाज आई, अरे मैं भी कब्र से निकलता हूं, जल्दी नहीं करना। जसवंत होशियार हो चुका था। वह बड़े जोर से भागा, मगर कालिंदी की बुरी दशा हो गई। ऊपर से उसे अकेला छोड़ जसवंत के भाग जाने से वह बिल्कुल ही आपे में नहीं रही। जोर से चिल्लाकर जमीन पर गिरी और बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो अपने को उसी जगह पड़े पाया। सवेरा हो चुका। हल्की सूर्य की किरणों से कालिंदी का बदन पसीज रहा था और गर्मी मालूम होती थी। वह घबराकर उठ बैठी और चारों तरफ देखने लगी। कब्रिस्तान में हर तरफ सन्नाटा था। सवेरा होने की खुशी में फुदकती चिड़ियों और मधु बोलियों से दिल लुभाने वाले खुशरंग पक्षियों के सिवाय किसी आदमजात की सूरत दिखाई नहीं देती थी। हाँ, थोड़ी दूर पर एक पेड़ से बंधा हुआ उसका कसा कसाया घोड़ा टापों से जमीन खोदता हुआ जरूर दिखाई पड़ रहा था। दिन निकल आने के कारण कालिंदी का डरा हुआ दिल धीरे धीरे शांत हो रहा था और कलेजे की धड़कन मिट चुकी थी। भागने के बदले इस समय वह पहरों उसी कब्रिस्तान में बैठी रह सकती थी, मगर किसी की बेमुरवती और खुदगर्जी ने उसके कलेजे को निचोड़ डाला था, जिसके सदमे से ये बदहवास हो रही थी। ये बेमुरवती और खुदगर्जी जसवंत सिंह की थी। श्रोतागण भूले नहीं होंगे कि उस दुष्ट के प्रेम में कितनी मतवाली और अंधी होकर कैसे नाजुक समय में महारानी के साथ कितना नीच व्यवहार करके कालिंदी घर से निकल जसवंत के पास गई थी और उससे मिलकर कितनी प्रसन्न हुई थी, मगर आज उसकी उम्मीदें बिल्कुल जाती रही। उसके बुरे कर्मों का फल बड़ा भयानक होकर मिलता हुआ उसे दिखाई पड़ा। बदकार औरतों का दिल एक तरह पर कभी स्थिर नहीं रहता, जिसका नमूना इस दुष्टा ने अच्छी तरह दिखलाया। ये सदमा उससे किसी तरह बर्दाश्त नहीं हुआ और वह सन्नाटे के आलम में ऊंचे स्वर में बोल उठी, अफसोस, मैंने बहुत ही बुरा किया। हाय दुष्ट जसवंत, मुझे कैसी बुरी अवस्था में छोड़कर अपनी जान लेकर भाग निकला। मुझे ये उम्मीद नहीं थी। वह बड़ा ही कमीना और मतलबी है। मौका पड़े तो वह मेरी जान लेकर भी अपना मतलब साधने से बाज नहीं आने वाला। मालती ने सच कहा था। हाय, मैंने बहुत बुरा किया। अब ना तो इधर की रही और ना उधर की, मगर भला रे दुष्ट, देख मैं तुझसे कैसे बदला लेती हूँ।